बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हथियार देती है, ये आके यहाँ पे बम भी चला सकते हैं, हमें पूरा पता है, लेकिन हम तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे। कि आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है वो शुरू से संविधान नहीं मानती थी, तो आज भी ये एक तरह से वर्ण व्यवस्था लागू है यूनिवर्सिटी में। वरना जो हालात हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पैदा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। 500 मीटर के अंदर में 2 कॉलेज हैं, एक मेरा कॉलेज है हिंदू कॉलेज और एक दौलत राम कॉलेज है। मेरे ऊपर तो चट से गिरफ्तारी हो गई, कोई धारा ही नहीं थी, और यहाँ पे संगीन धाराओं में न गिरफ्तारी हुई न प्रिंसिपल पद से उसको टर्मिनेट किया गया। तो ये क्या है? वर्ण व्यवस्था के अनुसार न्याय, यही तो मनुस्मृति है। तो इसके खिलाफ लड़ाई चाहे लंबी हो, लड़नी तो पड़ेगी ही ना। उनका आदमी रेप में पकड़ा जाएगा तो स्टेटमेंट क्या दे कि मैंने 2 महीना पहले ही इसको अपने पार्टी से निकाल दिया था। वो पर्ची पहले से बना के रखता है। और ये लड़ाई अब ये प्रमोशन और नौकरी की नहीं है। जब तक कि ये सरकार उखड़ेगी नहीं ना, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। अभी भी होश में आ जाए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं डीयू के आर्ट फैकल्टी के बाहर, जहां पर डॉक्टर रितु का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना। यहां पर समर्थन देने के लिए प्रोफेसर रतन लाल हो, चाहे वो भानु प्रताप एडवोकेट भानु प्रताप हो, या चाहे महमूद प्राचा हो, सभी आ रहे हैं लगातार। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बागेश्वर बाबा के धाम पे भीड़ होती है, लाखों की संख्या में, बहुजन ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ डॉक्टर रितु के लिए कोई आता हुआ नहीं दिख रहा। संख्या नहीं, कोई आता नहीं, ये बड़ी वो संख्या दिखाई नहीं दे रही। वहाँ तो भक्ति चल रहा है ना, भक्ति, बाबा का प्रसाद मिलता है। और आप कैसे करें कि सारे बहुजन जाते हैं वहाँ पर? आपके पास क्या आंकड़ा है? संख्या उनकी ज्यादा होती है। नहीं, संख्या उनकी ज्यादा कैसे होती है? ये कोई आंकड़ा नहीं है। और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, और यहाँ कोई भक्ति भाव थोड़ी चल रहा है। यहाँ पे कर्मकांड पूजा थोड़ी हो रहा है। अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई का एक केंद्र है। तो जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन तो 6 महीना कुछ नहीं था। 6 महीने बाद वो विकराल रूप लिया। किसान आंदोलन शुरू में लग रहा था कि इतना सरकार पीछे हट जाएगी। तो ये देश भर में जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं, और ख़ास तौर से विश्वविद्यालय, आज का लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ, बीएचयू में एक दलित महिला का उत्पीड़न हुआ, लोगों ने मारा, कपड़े उसके फाड़े। मई की घटना है और अभी 28 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, 97 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन आया है, तो ये लोग मंदिर इसको कहते थे, मंदिर में शूद्र कैसे आएगा, SC ST OBC कैसे आएगा? अब आ गए हैं, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आर्टिकल किताब लिख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बोल भी रहे हैं दबंगई से। तो ऐसे लोगों को दबाने के लिए, उसके करियर को तबाह करने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए प्रिंसिपल, वाइस, पूरा सिस्टम कायनात काम करता है। बीएचयू में उस वायलेंस में स्टूडेंट शामिल है। शोभना नाम है, मीडिया डिपार्टमेंट की हेड है, स्टूडेंट शामिल है। अब जाके सर्वे करा लीजिए देश भर में कितने लोगों का प्रोफेसरशिप ड्यू है, नहीं कर रहा है, ये अपना फर्जी वाला कर रहा है। तो ये तो क्लियर कट ये मामला तो मुझे लगता है कि क्लासिक मामला है। एग्जाम्पल है भारत में कि एक प्रिंसिपल के खिलाफ एट्रोसिटी, कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज ही नहीं है, चार्जशीट हो चुका है, चार्जशीट कह रहा हूँ, और उसके बावजूद न पुलिस काम कर रही है, न विश्वविद्यालय प्रशासन काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आरएसएस बीजेपी की जो सरकार है वो शुरू से संविधान नहीं मानती थी, तो आज भी ये एक तरह से वर्ण व्यवस्था लागू है यूनिवर्सिटी में। 500 मीटर के अंदर में 2 कॉलेज हैं, एक मेरा कॉलेज है हिंदू कॉलेज और एक दौलत राम कॉलेज है। मेरे ऊपर तो चट से गिरफ्तारी हो गई, कोई धारा ही नहीं थी, और यहाँ पे संगीन धाराओं में न गिरफ्तारी हुई न प्रिंसिपल पद से उसको टर्मिनेट किया गया। तो ये क्या है? वर्ण व्यवस्था के अनुसार न्याय, यही तो मनुस्मृति है। तो इसके खिलाफ लड़ाई चाहे लंबी हो, लड़नी तो पड़ेगी ही ना। बिना लड़े कोई सलूशन है? नहीं, कोई सलूशन नहीं जी। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर रितु जैसी बेटी जब पढ़ जाती है और 10 और लोगों को पढ़ाने के लिए काबिल होती है, तब उन्हें हर संभव कोशिश की जाती है कुचल देने की, हर प्रयास किया जाता है, चाहे वो साजिश षड्यंत्र क्यों ना करना पड़े। तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर में कितना दिन बाद बोले, कितना सेकंड बोले? पहलवानों का धरना प्रदर्शन देखा ना?
प्रधानमंत्री जी का जो स्कूल है वो स्कूल है आरएसएस। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनका आदमी रेप में पकड़ा जाएगा तो स्टेटमेंट क्या दे कि मैंने 2 महीना पहले ही इसको अपने पार्टी से निकाल दिया था। वो पर्ची पहले से बना के रखता है, ठीक है। तो बोले या कुछ और, करे या कुछ और, ये लड़ाई केंद्र बिंदु बनेगा आज न कल। और ये लड़ाई अब ये प्रमोशन और नौकरी की नहीं है। जब तक कि ये सरकार उखड़ेगी नहीं ना, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। अभी भी होश में आ जाए। सर, G20 की सम्मेलन की बैठक होने वाली है, उसके तहत पूरी दिल्ली को सील किया जा रहा है। हर जगह चप्पे चप्पे पर पूरी तैयारी है। तो क्या आपके प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ेगा? वो कोशिश करेंगे हटाने की? आप उस वक्त के लिए तैयार हैं? हम देखिए, हम लोग भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए बैठे हैं। हमारी बात डॉक्टर रितु की नहीं है। बात ये भी नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को उनका न्याय नहीं मिल रहा। बात यह है कि ये देश ख़त्म करके, भारत का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके बैठे हुए हैं। और हम हैं जो G20 यहाँ हो रहा है उसमें भारत की इज्जत बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। वरना जो हालात हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर पैदा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम लोग भारत का नाम बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर जो है देखा गया सुबह में कि ABVP के लोग आए थे, वो जायजा ले रहे, फोटो खींच रहे हैं। थोड़ी देर पहले देखा गया था कि भारी संख्या में जो है पुलिस फोर्स तैनात थी। तो क्या ऐसा लग रहा है सविता रॉय की सिंहासन हिल रही है? आपके प्रदर्शन का तीसरा ही दिन है, असर होना शुरू हो गया है? सविता रॉय से लड़ाई नहीं है हमारी, देश के मनुवाद की। आप देख रहे हैं ना कौन कौन लोग खड़े हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं। देश के मनुवाद को खतरा है इस आंदोलन से। अभी डॉक्टर रतनलाल ने बताया आपको कि किस चीज़ को खतरा है इस आंदोलन से। तो ये तो आतंकवादी हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं ये आके यहाँ पे बम भी चला सकते हैं, हमें पूरा पता है। लेकिन हम तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे हथियार भी चला सकते हैं। मणिपुर में जो AK-47 आरामबाई तेंगुल और मितई लिपुन ने चुराई हैं, उसका इस्तेमाल हो सकता है यहाँ भी हुई हो, क्योंकि वो भी RSS के लोगों ने ही चुराई है ना वहाँ से। जो पुलिस के अधिकारियों ने, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी थे, वो हथियार 4,500 5,000 जो हथियार चुराए गए वो RSS के कार्डर्स ने चुराए ना, कोई मैती समाज के आम आदमियों ने थोड़ी चुराए। ये लोग सबको RSS तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हथियार देती है। हमें पता है इस बात का, हम कॉन्शियस है इस बात से कि हमारे में से किसी की भी कभी भी जानलेवा हमला करके हत्या की जा सकती है। हम उसके लिए तैयार हैं। यही तो RSS का कैरेक्टर है, यही तो उनकी आज से थोड़ी है। जब सभी को ये पहले से पता है कि प्रधानमंत्री जो है RSS सपोर्टर है, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, गोधरा में जो हुआ सबने देखा, बावजूद इसके 2 बार सत्ता में आ जाना किस तरीके से? राम जेठमलानी जी को जानती हैं आप? जानती होंगी। वो बहुत बड़े लॉयर थे। अमित शाह जी और मोदी जी के लॉयर थे। उन्होंने मरने से पहले आप एक ना इंटरव्यू जारी किया और बोला कि अमित शाह जी और मोदी जी चीटर हैं, उनके खुद के वकील, और मैंने इनको चीटिंग करने में मदद की है और मैं जनता से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि जब मैं अपने ऊपर वाले से मिलूं तो मैं एकदम साफ कॉन्शियस से जाना चाहता हूं। इसलिए मैं जनता से माफ़ी मांग रहा हूं कि ये दोनों चीटर हैं, चीट किया है इन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त आ रहा है तब तक धोखा देंगे। उसमें जिस वादे पर आए थे, सबका साथ सबका विकास और 15 लाख रुपए, अब नहीं महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। आप एक वुमेन हैं, तीनों आइडियाज़ को आप मूल्यांकन करके देखिए कि 10 साल में क्या वो अचीव कर पाए या उसका उल्टा हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है रक्षाबंधन की सौगात दे रहे हैं बहनों को और सिलेंडर के दाम कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सड़क पर एक महिला को लात जूते से पीटा जा रहा है और इसकी कहीं भी मीडिया में चर्चा नहीं है और ना ही किसी ने कुछ बोला इस पर। यही तो, इसीलिए तो राम जेठमलानी जी चीटर बोल के गए दोनों को कि ये एन मास इतने बड़े संख्या में लोगों को चीट कर पाते हैं, इसीलिए तो इतना बड़ा चीटर बता के गए राम जेठमलानी जी ने। ये है महत्वपूर्ण बात। और ये जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे, ये धोखेबाज हैं, चीटर। मोदी जी नौकर हैं हम सबके, आपके मेरे सबके, 5 साल के लिए टेम्प्रेरी, जिन्होंने बहुत लंबी लंबी एप्लीकेशन लिखी थी नौकरी प्राप्त करने के लिए कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो उन्होंने झूठी नौकरी, झूठ बोल के नौकरी प्राप्त करी, ठीक। लेकिन नौकरी प्राप्त क्या की उन्होंने? जो उन्होंने पहले दिन शपथ ली थी, क्या नौकरी थी उनकी? कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा, पहली बात यही थी। वो भी धोखा दिया, अब ये साफ नज़र आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना, जो भारत का संविधान का धारा जो आर्टिकल 1 है कि देश की जो सीमाएं हैं वो ये हैं, उसको ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और कुछ नहीं किया।
भारत की सेना जो बेकरार है वापस लेने के लिए चीन से और पाकिस्तान से अपनी भूमि। तो लेकिन ये पहले ही संविधान की आर्टिकल 1 को ही धोखा दे दिया इन्होंने, झूठी कसम खाई। अब कोई भी सरकार चाहे 545 में से 545 ही आ जाए, वो क्या शपथ लेगी कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा? तो उसके लिए अगर वो भारत के संविधान से निकल के कोई बात करेंगे, चाहे 545 543 के 543 आ जाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसी लिए वो उसको टर्न डाउन करेगी कि ये आपने जो बात कही, ये जो बिल पास किया, ये गैर संवैधानिक है, ये आप नहीं कर सकते, पूरी पार्लियामेंट मिलके भी नहीं कर सकती। ये है बाबा साहब का निज़ाम, जिसके लिए हम सैल्यूट क्यों करते हैं बाबा साहब को सब? इसलिए कि जो देश की मूलभूत भावना है उसको कोई सरकार चेंज नहीं कर सकती। और वो भावना क्या है? सबको इंसाफ, सबको बराबरी, सबको इज्जत और सब में आपस में भाईचारा, ये मूलभूत। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।